हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी वे स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में समतल दर्पण पढ़ डाला था। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। तो हेडिंग लगाइएगा सब लोग, गोलीय दर्पण लिखिएगा, गोलीय दर्पण। ठीक, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए इसमें लिखिए कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। या इसी तरीके कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, जैसे कि गोलीय दर्पण। क्या लिखते हैं? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर कलई तथा दूसरे तल से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली गोलीय दर्पण हमारे जो चैप्टर में है वो है दो प्रकार से, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। एक है अवतल दर्पण और एक क्या है? उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग समझेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, जो अवतल और उत्तल हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण गोलीय दर्पण है। बाहर से दर्पण को देखकर कैसे पहचानोगे कि कौन सा दर्पण अवतल है और कौन सा उत्तल। तो देखो इधर देखो यार, इधर देखो, हमने लिखा गोलीय दर्पण। ठीक, तो हमने कहा दो प्रकार से, एक का नाम है अवतल दर्पण और एक का नाम है उत्तल दर्पण। एक का नाम है अवतल दर्पण और एक का नाम है उत्तल दर्पण। तो देखो, अवतल शब्द का मतलब ये होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा, या यूं कह लो धंसा हुआ, या यूं कह लो दबा हुआ। ठीक, और उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, या यूं कह लो उभरा हुआ। ठीक, तो अवतल का मतलब ये हुआ गड्ढा, धंसा हुआ, दबा हुआ, और उत्तल का मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ। जैसे कि हमने ऐसे बनाया तो आप बोलेंगे सर जी ये वाला जो तल है ये धंसा हुआ तल है, ठीक, और ये वाला जो तल है वो उभरा हुआ तल है। हमने कहा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब देखो, आपने कहा सर जी अगर ये दर्पण तो उसके एक तरफ हमने कलई कर दिया और ये गोला सा है तो इसलिए गोलीय दर्पण है। अब देखो ये प्रकाश किरण यहाँ पर आई और परावर्तन के पश्चात यहाँ से वापस है चली गई, तो जिस तल से प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी वो वैसा ही दर्पण होगा। जैसे ये देखो धंसा हुआ तल है, अर्थात धंसा हुआ मतलब दबा हुआ, गड्ढा, धंसा हुआ, इन सब का मतलब अवतल तल। तो अवतल तल से अर्थात धंसे हुए तल से प्रकाश किरण का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। जैसे और देखो कि हमने इसको ऐसे बनाया
और यहाँ प्रकाश किरण आए और परिवर्तन के पश्चात वापस ऐसे चली गई। तो किस तल से प्रकाश के परिवर्तन की घटना हो रही है? आप बोलोगे सर जी धसे हुए तल से, दबे हुए तल से। तो धसे हुए तल, दबे हुए तल का मतलब ये होता है अवतल तल। तो ये भी कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलो मैंने कहा ये देखो, अब इस बार धसे हुए तल पर पालिश है, दबे हुए तल पर पालिश है। तो प्रकाश किरण मान लो सपोज करो यहाँ से ऐसे परिवर्तन के पश्चात वापस चली गई। तो किस तल से प्रकाश के परिवर्तन की घटना हुई? उत्तल तल से। किस तल से हुई? उत्तल तल से, अर्थात उठे हुए तल से हुई, उभरे हुए तल से। तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, अब इसको ऐसे बना लो, ये देखो, देख रहे हो, इधर देखो। तो अब प्रकाश के परिवर्तन घटना, अर्थात प्रकाश के परिवर्तन मतलब यही था ना कि प्रकाश आए और फिर परिवर्तन पर वापस चली जाए। तो अब यहाँ उभरे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण। आप लोग हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में लिखिए आप लोग कॉनकेव मिरर। क्या लिखोगे? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या लिखोगे? अवतल दर्पण। इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। इसमें लिखिएगा कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, परावर्तक तल मतलब जहाँ से प्रकाश किरण वापस लौटे जिस तल से। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अवतल हो। क्या हो? अवतल हो। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक अवतल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। कहलाता है। या आप ऐसा समझो, आपने कहा था सर जी ये उभरे हुए तल में आपने कलई कर दी और धसे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो। तो एक परिभाषा पर ऐसे बना सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो तथा उठे हुए तल पर, अर्थात उभरे हुए तल पर प्रकाश तथा उठे हुए तल पर पॉलिश हो, कलई हो, तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। तो आप लिख सकते हो इसको इस तरह से भी कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से, जिसके दबे हुए तल से, जिसके दबे हुए तल से, जिसके दबे हुए तल से प्रकाश, जिसके दबे हुए तल से प्रकाश किरण का परावर्तन, जिसके दबे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो तथा उभरे हुए तल पर क्या हो? कलई हो। क्या हो? कलई हो। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर या दबे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो तथा उठे हुए तल से या उभरे हुए तल से या उठे हुए तल पर या उभरे हुए तल पर कलई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो अवतल दर्पण किसे बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अब हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण। हेडिंग क्या डालोगे? उत्तल दर्पण। तो आप लोगों की कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्लास 10th की। कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो तो पैसा नहीं है, मोबाइल है आपके पास तो आप आराम से देख सकते हो, या कोचिंग पढ़ भी रहे हो तो अच्छी बात है। एक बार इसे और देख लोगे, फ्री में वीडियो हो तो क्या दिक्कत है, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, एक नहीं कई सारी किताबों का कराएंगे। ठीक, अब लिखेंगे आप लोग उत्तल दर्पण। क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण। क्या लिखोगे? उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? कॉन्वेक्स मिरर। क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें लिखेंगे आप कि वह गोलीय दर्पण जिसके, वह गोलीय दर्पण जिसका
परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल उत्तल हो अर्थात उठा हुआ हो, उत्तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसी में आप ये भी लिख सकते हो क्या कि आपने कहा था सर, अब उत्तल दर्पण हम पढ़ रहे हैं, यानी उठे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके उठे हुए तल से या उभरे हुए तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो तथा दबे हुए तल पर कलई हो, तो इस प्रकार के गोली दर्पण को क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण। तो लिखिएगा कि वह गोलीय दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश किरण का परावर्तन हो तथा दबे हुए तल पर कलई हो, तथा दबे हुए तल पर कलई हो, कॉमा करके उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो और ये चित्र भी बना लेना, ठीक। अब अगर नोट कर लिए होगे तब हेडिंग डालिए आप लोग कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफरेंशिएशन टू रिलेटेड बाय स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में अब हम लोग चलते हैं, ठीक। तो आपको पता है गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब गोली दर्पण में वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव P क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस बिंदु क्या है, सारी चीज़ें अब हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, हेडिंग लिखिएगा, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है? ध्रुव, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पोल, ठीक। देखो ध्रुव होता क्या है, अगर ये कोई गोली दर्पण है, ठीक, क्या है ये? गोली दर्पण है, और अगर आप बाहर कलई कर दोगे तो एक ऐसा दर्पण होगा, आप बोलोगे सर ये अवतल दर्पण होगा। क्योंकि सर अवतल का मतलब होता है कि अवतल तल से प्रकाश किरण का परिवर्तन हो। अब इसको हम पूरा ना दिखा करके हम कितना दिखाएंगे? ये ऐसे इतना सा दिखाएंगे, ठीक। तो ये प्रकाश किरण ये आई और ऐसे वापस चली गई, आप कहोगे हाँ सर जी प्रकाश किरण यहाँ से भी ये आई ऐसे वापस चली गई, हाँ। तो ये कौन से तल हुए? ये सब परावर्तक तल हुए। जहाँ से प्रकाश किरण वापस लौट जाए तो उस तल को क्या बोलते हो? परावर्तक तल बोलते हो। तो देखो, तो हमारे द्वारा माना जाता है, कोई फिक्स वगैरह नहीं होता। अगर किताबों में देता है कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, तो ये गलत बात है। या हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई गोली दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये है। क्यों? क्योंकि हम लोग मान लेते हैं, फिर यहीं से हम लोग सारी दूरियों को क्या कहते हैं? नापते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कि गोली दर्पण है और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा परावर्तक तल का। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव P बोलते हैं। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोली दर्पण के परावर्तक, किसी गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कोष्ठक में P कहलाता है तथा यहीं से वस्तु और या यूँ कह दो यहीं से सारी दूरियां नापते हैं, या यूँ कह दो कि यहीं से वस्तु और प्रतिबिंब, यहीं से वस्तु और
प्रतिबिंब की दूरियां, क्या लिखोगे, दूरियां मापी जाती है, नापी जाती है, मापना क्या होता है, नापी जाती है, समझ गए, नापी जाती है। तो ये लिख लिए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे वक्रता केंद्र, क्या लिखोगे, वक्रता केंद्र। तो देखो बेटा, इसमें लिखो वक्रता केंद्र, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इंग्लिश। देखो अब सपोज करो कि ये कोई खोखला पाइप है, ठीक, ये कोई खोखला पाइप है, ठीक। हमने इस तरह इसको कट कर दिया, तब ये कैसे तुमको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ना, ये ऐसे, ठीक। तो इसी प्रकार का गोली दर्पण था, ठीक, मान लो ऐसा था, और हम इसमें क्या करते, छेद करता था, इस पार से उस पार दिखाई दे। अब छोटे छोटे पार्ट इसके कट कर दिया आप, ठीक। तो जब आप कट नहीं किए थे तो देखो ये जो गोली दर्पण है लंबा सा, इसका सेंटर क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, इसका ये सेंटर है। अगर इसको कट कर देंगे तो जो छोटा सा टुकड़ा बचेगा, तो क्या उसका केंद्र अभी भी वही रहेगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल रहेगा, कि जब नहीं काटे थे तब इसका सेंटर ये था, और काटने के बाद अभी भी तो इसका सेंटर ये है। आप बोलोगे जी सर, तो बस हो गया, वक्रता केंद्र वही है, ठीक, वक्रता केंद्र नहीं बदलता है। तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे लिख दो, चाहे गोली दर्पण जिसे खोखले गोले का कटा हुआ भाग, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लो और इसको बना दो, देखो ऐसे बनाएं, ठीक। और ये पॉइंट क्या होगा, वक्रता केंद्र, और ये पॉइंट क्या होगा, ध्रुव पी होगा, इसकी एकदम सीध में रहना चाहिए, ठीक। ये क्या वक्रता केंद्र है। अब हम लोग आएंगे वक्रता त्रिज्या पर। किस पर आओगे, वक्रता त्रिज्या पर। तो सेंटर ऑफ रेडियस कर दो, या रेडियाई कह दो, रेडियस, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं। तो जब आप इसको काटे नहीं थे तो ये क्या ऐसा है, बेलन टाइप ऐसा है, गोली दर्पण है मान लो। तो इसके सेंटर से और इसके यहाँ तक की दूरी एक छोर से दूरी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो दिखाई दे रहा होगा ना, ये ऐसे था, तो इसका सेंटर ये था, तो इसके सेंटर से, या कहते हैं ना कि केंद्र से परिधि तक की वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो जब आप काट दोगे तो ये एक छोटा सा टुकड़ा बने, तो इसकी त्रिज्या अभी भी वही रहेगी ना। आप बोलोगे हाँ सर जी अभी भी वही रहेगी, तो बस हो गया। देखो कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या, गोले दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे
कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इसे एक तरह से और लिख सकते हो, वो क्या है देखना ध्यान से कि इसको चित्र बना लेना। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु हो गया ध्रुपी, और मान लो अगर ये ऐसे गोला होता है डैश डैश करके, तो इसका सेंटर कहाँ होता है, यहाँ वो करते हैं। तो होता ये है कि ध्रुव, तो होता ये है कि केंद्र, या ऐसे कह दो ध्रुव पी से होकर जाने वाली सीधी रेखा ना, ये सीधी रेखा हो गई। अब देखो, तो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच जो ये रेखा है, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र सी ध्रुव पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। ठीक, इसे बना लीजिएगा। देखो लिखो कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी, किसी गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी, किसी गोली दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी वक्रता दर्पण की लिख दो। ठीक है, दर्पण की वक्रता, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है। ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना था वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये 3 टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मुख्य अक्ष पे। तो मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस जो कुछ भी कह लो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुख्य अक्ष पर। हेडिंग डालिएगा मुख्य अक्ष। अब हेडिंग आप लोग डालेंगे मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष क्या है, कुछ नहीं कि सर ये गोली दर्पण हो गया, इसका पॉइंट ध्रुव ये पी हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो ध्रुव पी से होकर, ध्रुव पी और सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो लाइन गई यही क्या है, मुख्य अक्ष। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर बना लेंगे चित्र। तो आप लिखोगे कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया। ठीक, आप चित्र बना देना। ठीक, ऐसे करना बढ़िया अच्छे से। ठीक, ये पॉइंट पी दिखाना, ये पॉइंट सी दिखाना। हम मान लेते हैं कि डैश डैश आगे बढ़ती चली गई है, और इस लाइन के क्या नाम है भाई, मुख्य अक्ष नाम है। इस लाइन के क्या नाम है, मुख्य अक्ष नाम है। ठीक, अच्छा अब हेडिंग डालिए फोकस बिंदु। क्या हेडिंग डालोगे, फोकस बिंदु। हेडिंग डालिए फोकस बिंदु। तो देखो फोकस पॉइंट ना, फोकस बिंदु, ये क्या होता है सर, इधर देखो, ये होता कुछ नहीं है। ठीक, आपने कहा सर ध्रुव पी होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। तो जब प्रकाश की किरण का मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और आप कहोगे सर जी हमने ये पढ़ा था कि ये दर्पण हो है। ठीक है,
अगर यहाँ पर कोई प्रकाश किरण ऐसे आए तो यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते इसे अभिलंब बोलते, और यहाँ से परिवर्तित प्रकाश किरण वापस चली जाती थी। यानी जितना कोण ये उतना कोण ये, इंसिडेंट एंगल मतलब ये हो गया कोण I और ये हो गया कोण R। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सर जी ये भी ऐसे डट 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 क्या हो गया अभिलंब, तो इतने से ये ऐसे वापस ये चली जाएगी। तो परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर कट करती है वही होता है उसका फोकस है बिंदु। परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करती है वही क्या होता है उसका फोकस है बिंदु होते, ये F होता है, बात खत्म। तो भाई मुख्य अक्ष के समांतर का चाहे प्रकाश किरण आए चाहे यहाँ से आए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जाते समय यह मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, फोकस है बिंदु। तो ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो समांतर लाइन है ना, ये इसके है मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस बिंदु कैपिटल F कहते हैं। अब देखिए ये जो मैं डायग्राम बनाऊंगा मैं दोनों के लिए बनाऊंगा था, अवतल उत्तल दोनों के लिए। तो देखना, हमने कहा ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, आपने कहा ठीक है सर, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट C हो गया। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई और हम यहाँ पर क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो ऐसे चली, जितना कोण ये बनाकर उतना कोण ये बनाकर गई। तो ये पॉइंट क्या कराएगा, फोकस पॉइंट है, या ये क्या है, फोकस पॉइंट है। तो ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब हम लोग शूट करेंगे अर्थात इधर बनाएंगे अवतल दर्पण, ठीक। ये देखो आपने कहा सर जी ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है, हमने कहा चलो ठीक है। अब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई ऐसे, ठीक। अब मुख्य अक्ष के समांतर आई, अब कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो जब आपने कलई किया है तो अंदर तो जाएगी ही नहीं, जब आपने कलई किया है तो अंदर वो एक सेकेंड का हो गया थोड़ा। उत्तल दर्पण बनाएंगे ना आप, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अवतल तल में पॉलिश होता है, ठीक है। अब ये हुआ, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट C हो गया। अब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आई, आपने कहा हाँ सर जी। अब हमने क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऐसे वापस तो जाएगी नहीं, ऐसे नीचे तो जा ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक, ये हो गया। आपने कहा चलिए सर जी ठीक है। तो जहाँ प्रकाश का गिरती है वहाँ आप लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल डैट 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 डैट, ये इतना हुआ ना, हाँ। तो अब ध्यान से देखना, तो प्रकाश किरण क्या होगा, इसके अंदर तो प्रवेश करेगी नहीं, अर्थात इसके अंदर जा तो सकती नहीं। तो आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींचोगे, देखो ये ऐसे कैसे, तो जितना कोण ये उतना कोण ये। तो ये मुख्य अक्ष के
समांतर प्रकाश किरण आए फिर फोकस से देखो ये आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। तो यही लिखा था ना कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो ना, तो मुख्य अक्ष के साथ चलने वाली प्रकाश की किरण जिस मुख्य अक्ष की जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो या मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है, तो उससे क्या बोलते हो? फोकस है बिंदु बोलते हो। आपने कहा हाँ सर जी बहुत बढ़िया, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं फोकस दूरी और फोकस तल, फिर आते हैं द्वारक, फिर अभिलंब। कहीं स्टॉप करो।